सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं ऐसे 150 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जीके एमसीक्यू की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सही जवाब है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में था। अगला प्रश्न है कि मोहेनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है कि मोहेनजोदड़ो का जो अर्थ था वो है मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मृतकों का टीला है मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वो है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो लोहा। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो लोहा धातु को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न, नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो वो कांस्य धातु से बनी हुई है नृत्य करती युवती की मूर्ति। अगला प्रश्न, वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो उसका सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। हमारे इसमें 4 वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है कि वेदों की भाषा कौन सी थी, यानी वेद जो है वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो है 1028। टोटल 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गो का अर्थ था गाय और धन। गो का अर्थ गाय भी था और धन भी था। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है दोनों ए और बी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सो कभी कभी ऑप्शन में या तो गाय होगा या तो फिर धन ही होगा, तो दोनों का आंसर याद में रख लेना है कि दोनों होता है गो का मतलब। अगला प्रश्न है कि सभ्यता और समिति शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो वो ग्रंथ है ऋग्वेद। सभ्यता और समिति जो है वो ऋग्वेद ग्रंथ में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य लोग प्रारंभ में कहाँ बसते थे? तो वो पंजाब में बसते थे। आर्य लोग पहले पंजाब में बसते थे शुरुआत में। अगला प्रश्न है कि उपनिषेदों का प्रमुख विषय क्या था? सो उसका विषय था ज्ञान। याद रखना है, उपनिषेदों का जो प्रमुख विषय था गाइस वो था ज्ञान। अगला प्रश्न है कि महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। महाजन पदों की टोटल जो संख्या थी वो थी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है बुद्ध। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो है क्षत्रिय कुंड में। भगवान महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय कुंड में। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? निर्वाण यानी महापरिनिर्वाण, जो उनकी मृत्यु, तो वो था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह।
अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य यानी कौटिल्य। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है कि अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए? तो वो कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो था 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो अभिलेख है वो है ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है अशोक का प्रतीक कौन सा है? तो वो है सिंह स्तंभ। अशोक का प्रतीक है सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है कि अशोक का धम्म नीति किससे संबंधित थी? तो वो थी धार्मिक सहिष्णुता से। अशोक का जो धम्म नीति था वो धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो की थी श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? उसे कहा जाता था महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता था महाराजाधिराज। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था विजय अभियानों के लिए। समुद्रगुप्त प्रसिद्ध था विजय अभियानों के लिए। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रस्थिति किसने लिखी थी? तो वो हरिसेन ने लिखी थी इलाहाबाद प्रस्थित। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा गया है। तो गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे? तो वो थे गुप्त काल में। आर्यभट्ट का जो संबंध था वो गुप्त काल से था। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो थे आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। याद रखना है, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट और वानभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक थे वानभट्ट। अगला प्रश्न है हर्ष का चीन से संबंध किस यात्री ने स्थापित किया था? तो वो था हेनसांग। वर्ष का चीन से जो संबंध हेनसांग यात्री ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था हेनसांग, जो कि एक चीनी यात्री था। अगला प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो है कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में। अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था फहान। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फहान। अगला प्रश्न है फहान किस काल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फहान भारत। अगला प्रश्न है कि हर्ष के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश उभरा था? तो वो राजवंश था प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो है वो हर्ष के बाद उत्तर भारत में उभरा था। अगला प्रश्न है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था?
तो वो महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? तो वो किताब उल हिंद, किताब उल हिंद नाम था अल बरूनी की पुस्तक का। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो वो था पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था पंजाब में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। बौद्ध धर्म की जो प्रथम परिषद है वो हुई थी राजगृह में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की चौथी परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध धर्म की जो चौथी परिषद है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो वो था कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पुरुषपुर में। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो वो महायान। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का महायान जो संप्रदाय था वो प्रमुख था। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क राजा। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। गंधार कला शैली जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली किस देश की कला का प्रभाव था? तो वो यूनान यानी ग्रीस, ग्रीस का था। गंधार कला जो था वो ग्रीस देश की कला का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश में। अमरावती कला शैली का जो विकास है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जो एलोरा की गुफाएं है वो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। याद में रखना है, जो एलोरा की गुफाएं है वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो वो था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो बनाया था कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो वो थे नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो विक्रमादित्य ने की थी। अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है विष्णु शर्मा थे पंचतंत्र पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है मेघदूत किसने लिखा था? तो सही जवाब है कालिदास द्वारा लिखा गया था मेघदूत पुस्तक। याद में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीटेड हर एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस काल के कवि थे? तो वो थे गुप्त काल में थे। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था? तो वो था बुद्ध चरित। बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ था बुद्ध चरित। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। अगला प्रश्न है कि पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो महाभाष्य के लिए। पतंजलि जो है वो महाभाष्य ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चाणक्य का और दो नाम थे दूसरे, एक था विष्णुगुप्त और दूसरा था कौटिल्य।
तो इसमें जो ऑप्शन है ए और बी दोनों, ये ए और सी वो सही हो जाएंगे। तो ए में विष्णुगुप्त और सी में कौटिल्य, तो ये कौटिल्य विष्णुगुप्त दोनों नाम थे चाणक्य के। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो वो है कौटिल्य। याद रखना है, कौटिल्य भी हो सकता है ऑप्शन में, या तो फिर चाणक्य भी हो सकता है, या तो फिर विष्णुगुप्त भी हो सकता है, क्योंकि तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे। अगला प्रश्न है कि वाराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो ज्योतिष और खगोल में क्षेत्र से संबंधित थे वराहमिहिर। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, तो वो थी बृहत संहिता। बृहत संहिता पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक थी वराहमिहिर की पुस्तक। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथ के जो लेखक थे वो थे आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, वो ब्रह्मगुप्त ने दी थी। शून्य की अवधारणा सबसे पहले तो ब्रह्मगुप्त ने दी थी। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो आर्यभट्ट को दिया जाता है दशमलव प्रणाली का श्रेय। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे, तो वो रसायन विज्ञान थे। नागार्जुन जो थे वो रसायन विज्ञान के विद्वान थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार पेपर में, इसको याद में रख लेना क्योंकि क्वेश्चन नया भी है और ये रिपीट हो सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वो घूमती है। पृथ्वी गोल है और यह घूमती है, ये थी धारणा आर्यभट्ट की। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रखना है। जातक कथाएं और त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है, तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। जातक कथाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है वो लिखी गई है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की सदस्यता न्यूनतम किस आयु में मिलती है, तो वो 20 वर्ष, न्यूनतम जो है वो 20 वर्ष की आयु में मिलती है बौद्ध संघ की सदस्यता। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न बौद्ध धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं, तो वो बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ को दर्शाते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस तीर्थकर ने दिया था, तो वो पार्श्वनाथ ने दिया था। जैन धर्म में अहिंसा का जो महत्व है वो दिया था पार्श्वनाथ ने। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है, तो वो श्वेतांबर और दिगंबर है। श्वेतांबर और दिगंबर है जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है धर्म चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र कहलाता है धर्म चक्र। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है, तो वो बुद्ध धर्म का प्रथम उपदेश से संबंधित है सारनाथ का स्तूप। याद रखना है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, और वहाँ जो स्तूप है वो उनके प्रथम उपदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है, तो वो है सिंह। बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु है सिंह। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है, तो वो है पीपल का। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है। अगला प्रश्न है कि बोधगया किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है फल्गु नदी के तट पर स्थित है बोधगया। याद रखना है, फल्गु नदी के तट पर है बोधगया। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने विदेशों में किया, तो वो सम्राट अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो सम्राट अशोक ने विदेशों में किया था। अगला प्रश्न है अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था, तो
उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा गया था? तो वो श्रीलंका गए थे। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किया? तो वो कुमारजीव ने किया था। कुमारजीव ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था चीन में। अगला प्रश्न है धम्म का अर्थ क्या है? तो धम्म का अर्थ होता है धर्म। धम्म का अर्थ होता है धर्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति। बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य थी महाप्रजापति। अगला प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र का रंग कैसा होता है? तो वो होता है केसरिया। बौद्ध भिक्षुकों के वस्त्र का रंग होता है केसरिया कलर का। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो है निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। याद रखना है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। याद रखना है, प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखाए थे और लिपि थी ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है गिरनार में, सांची में और खालसी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। गिरनार, सांची और खालसी तीनों में मिलता है। अशोक का धर्म क्या था? सही जवाब है बौद्ध धर्म था। अशोक का धर्म था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है कौटिल्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो सही नाम है इंडिका। सही जवाब है इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न है कि अशोक के पश्चात मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। अशोक के पश्चात जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। अगला प्रश्न है कि बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी बृहद्रथ की हत्या। फिर मौर्य वंश के बाद फिर शुंग वंश का उदय हुआ था, क्योंकि बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? वो आया था कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी प्रतिष्ठान में। प्रतिष्ठान में थी सातवाहक वंश की राजधानी। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुख। सातवाहक वंश का संस्थापक था सिमुख। अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने किससे युद्ध किया था? तो वो था शक से युद्ध किया था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने शक से युद्ध किया था। कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का जो महानतम शासक था वो था कनिष्क। अगला प्रश्न है
कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वो पुरुषपुर में। कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है वो पुरुषपुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुई? तो वो चतुर्थ। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि गंधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था गंधार कला शैली का विकास। अगला प्रश्न, कुषाणों की मुद्रा पर किस देवता की मूर्ति अंकित होती थी? तो वो भगवान शिव की। कुषाणों की मुद्रा पर भगवान शिव की मूर्ति अंकित होती थी। अगला प्रश्न है कि गंधार कला पर किस देश का प्रभाव था? तो वो था यूनान देश का। गंधार कला पर यूनान देश का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका राइट जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो वो कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उसे भारतीय नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ मिला है? तो वो प्रयाग में मिला है। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वो प्रयाग में मिला है। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रस्थिति की रचना किसने की? तो वो हरिसेन ने की। प्रयाग प्रस्थिति की रचना हरिसेन ने की। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो सही जवाब है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन में। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी? तो वो थी सोने की धातु। सोने की धातु की जो मुद्रा थी वो प्रचलित थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है कि फैयान भारत आया तो किसके शासनकाल में वो आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहान भारत आया था। अगला प्रश्न, फहान किस देश का था? तो वो चीन का था। वो एक चीनी यात्री था फहान। अगला प्रश्न है कि फहान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब है धर्म यात्रा। फहान का मुख्य उद्देश्य था धर्म यात्रा। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन का क्या कारण था? तो ये हून आक्रमण। गुप्त वंश के पतन का कारण था हून आक्रमण। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वो पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो कन्नौज में थी। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान कौन सा था? वो था धर्म महामोक्ष परिषद। धर्म महामोक्ष परिषद था हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो वो वानभट्ट ने लिखी थी। याद रखना है हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है वो वानभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि वानभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो वो थी हर्षचरित्र, जिसने उसने हर्षवर्धन की चरित्र लिखी थी, यानी उसकी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि हेनसांग भारत आया तो किसके शासनकाल में वो आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस देश का था? तो एक चीनी यात्री था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हेनसांग चीन से आया था भारत। अगला प्रश्न है कि हेनसांग की यात्रा का विवरण किस ग्रंथ से है? तो वो ग्रंथ है सी यू की ग्रंथ में है हेनसांग की यात्रा का विवरण। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन सा था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि था वानभट्ट। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो वो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। बख्तियार खिलजी था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला। अगला प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? तो वो 1193 में जलाया था, 1193 में जलाया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था पंजाब में। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो वो गंधार काल में प्रसिद्ध था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था गंधार काल में प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो वो व्याकरण के विद्वान थे। पाणिनि जो थे वो व्याकरण विषय के विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि पाणिनि की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो उसका नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है कि पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो पतंजलि ने महाभाष्य और योगसूत्र दोनों लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दोनों, महाभाष्य और योगसूत्र। अगला प्रश्न है कालिदास किसके दरबार में थे? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। कालिदास की जो प्रसिद्ध कृति नहीं है वो अर्थशास्त्र नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वो लिखा गया है कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो इसका सही जवाब है गणित और खगोल शास्त्र के। आर्यभट्ट जो थे वो गणित और खगोल शास्त्र के विद्वान थे। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया? तो वो थे आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है कि दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो वो था ब्रहगुप्त। ब्रहगुप्त ने किया था दशमलव प्रणाली का विकास। अगला प्रश्न है कि बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो वो थे वराहमिहिर। बृहत संहिता ग्रंथ के रचयिता थे वराहमिहिर। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो वो धन्वंतरी को कहा जाता है। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता। याद रखना है, चरक संहिता जो है वो संबंधित है चिकित्सा के क्षेत्र से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुश्रुत संहिता किस विषय पर है? तो वो शल्य चिकित्सा पर है। सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो भास्कराचार्य को दिया जाता है। भारतीय पंचांग की रचना का श्रेय जो है वो भास्कराचार्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो वो भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मगुप्त किस शासक के दरबार में थे? तो वो थे विक्रमादित्य के दरबार में थे ब्रहगुप्त। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति सिद्धांत के लेखक कौन थे? तो वो थे ब्रहगुप्त।
बृहस्पुट सिद्धांत के लेखक थे ब्रहगुप्त। अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वो वात्स्यायन ने पुस्तक लिखी थी कामसूत्र। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में किस विषय का वर्णन है? तो वो राजनीति और अर्थनीति। अर्थशास्त्र में राजनीति और अर्थनीति का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? तो वो है धर्म का उपदेश देना। धम्म चक्र प्रवर्तन का जो अर्थ है वो है धर्म का उपदेश देना। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है धर्म चक्र। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र। अगला प्रश्न है बौद्ध भिक्षु का वस्त्र रंग किस कलर का होता है? तो वो होता है पीले रंग का। याद रखना है, बौद्ध भिक्षु का जो वस्त्र रंग है वो पीले कलर का होता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।